वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप? जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 नंबर गैंग की टीम आपके सामने मौजूद है। वैसे तो काफ़ी वीडियोज़ वगैरह हम बनाते रहते हैं, शुगर मेला लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो टॉपिक था ये बहुत ही एक सीरियस अहम टॉपिक था, क्योंकि हम भी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं सॉरी। तो इन फ्यूचर हमें भी कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी डकी की वीडियो की काफ़ी हाइप थी। हम लोगों ने इसी वजह से नहीं देखी कि यार हम उस पे रिएक्ट करेंगे और फिर देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या सच है, क्या झूठ है। काफ़ी टिकटॉक पे हमने क्लिप्स वगैरह देखे हैं, तो उससे हमें काफ़ी आइडिया तो हो गया है कि क्या सीन है, क्या नहीं। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इस फैमिली प्लीज बताओ मेरे पे एफआईआर हुई है, बस। उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है उन्हें नया लगा। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मैं मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है सिर्फ वो बताने हैं। 16 अगस्त 2025 को जब मैं अच्छा, जिसने वीडियो देखी हुई है उसको जो पार्ट बोरिंग लग रहा है वो स्किप कर दे। जब हमें लगेगा कि हमें बोलना चाहिए तो हम तब बोलें। ओके उठता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है, मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूह पैकिंग में लगे होते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इन्वाइट आया होता है कि रकी भाई आप आए हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना, जिसके अंदर मेल उन्होंने मुझे चुना, बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा हूं। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई एफआईआर तो नहीं है। Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meeting. मैंने कहा नहीं, कहता आपका साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं, कहता आपने मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या, हम किसी को ऑन टाइम ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैंने ज़िया को सिर्फ मैसेज कर दिया था कि ये इस तरह से इशू हो गया है तो शायद हम फ्लाइट ना कर पाएँ। तो ये जो लड़का आया था ज़िया, ये पता है कौन है? ये तो भाई है ना इसका। ये मुझे नहीं पता थी। मैंने आजकल टिकटॉक की वीडियो देखी, मुझे तब पता लगा। नहीं, ये मुझे वीडियो भी में आता ही नहीं है। काफी टाइम पहले पता लगा था कि ये इसका भाई लेकिन है। वो था लगा कि आप प्लीज़ गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाइट ही करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें और अरूप की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। अरूप ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो मैं चले जाती हूँ, वरना मैं ही ठीक हूँ। शायद ये मेरी गलती थी, मुझे उसको जाने देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया था कि मुझे रूप मलेशिया भेज देना चाहिए था। इमिग्रेशन वाले हमें एक रूम में बिठाए थे, मैं और रूप बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई दिन कल चले जाएंगे, कोई दिन दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी गुमान नहीं था कि असल में इशू के 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारे साथ एयरपोर्ट के बाहर एनसीसीआई की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मुझे गाड़ी में बैठाए थे। अरूप कहती है कि मैंने भी साथ आना, मैंने उसको कहा नहीं तुम घर चली गई, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल करूँगा। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी
NCCIA ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह लुधियाना जा रहा था। NCCIA लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस जब गए। लोगों को भी बात अपना वो खाने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। यूट्यूबर डकी भाई बड़ी मुश्किल में, हुक्म जारी, बताओ के लिए बुरी खबर। डकी भाई डकी भाई रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCIA ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCIA के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहाँ पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी को खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पर उठाए होते हैं और मेरी इंटरोगेशन शुरू होती है। वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहाँ पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे एयरपोर्ट पर रोका। मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने अच्छा ये देख इसकी कितनी अच्छी बात है कि इसने अपनी सारी एक्सेस दे दी। बिल्कुल। वरना लोग यानी कि मेरा पर्सनल देते फोन है, मेरे अकाउंट्स है, ये है वो है, तुम क्या वो तो मिस कोई भी यूज नहीं कर करता, दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, किसने सब कुछ दे दिया। ऑपरेट लेकिन देखते ऑपरेट हैं तो किया उन्होंने भाई क्या ने, कि आगे उन्होंने क्या किया वो देख। मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूं, बिकॉज़ आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूं। ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर। हो सकता है ये इसके मेरे साथ आईओ के अलावा जब तमाम ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मेरे पे केस क्या है और क्या एफआईआर है, मैंने किया क्या। तो जो प्राइवेट बंदा है जो बात कर रहा है वो कहता है कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसी है। कहता तुझे तुझे पता ही है जो नहीं जानती है। तो वो मेरे पे यही प्रश्न डाल रहा कि हाँ इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया। साथ ही कहता कि क्या अगर सब आप क्या हमारे साथ करते थे, cooperate कितने बड़े करेंगे बड़े तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मेरा तो काम ही वही है, मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक दो दोस्त को टाइम दिया, जाके व्लॉग वगैरह बना लिया, घर आए सो गए, दैट्स इट। वो भी इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। फिर जितना मैंने सादा अपनी बंदा होता है। मुझे नहीं हवाला वो बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवाला नहीं देखी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवाला में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे की नींद में उठाया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। मेरी फैमिली में से किसी भी बंदे ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवाला, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब नहीं था पता। मुझे हथकड़ी लगा के फिर से NCCIA ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवाला में बांध अब देते जो हैं। जिस जैसा सादा बंदा जिसने कभी कुछ सोचा ना हो और रिमांड हो जो उसका एकदम से देखो, सारी बिल्कुल ऐसे ही है। डकी सुकून भाई देखा, तो पैसा देखा और बहुत ही सादे इन्फ्लुएंसर है, हाँ ठीक है। तो इन्होंने ना हवालात ये थाना कचहरी इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं सिस्टम होगा कभी। मैं और बंदा सोचा जब भी इतनी नहीं था। लग्जरी और सुकून की लाइफ गुजार रहा होता तो ऐसे अंदर ही से एकदम है। ऐसे इनके लिए तो ये चीज़ और डिफिकल्ट हो जाती है ना। तो तो उसने आगे कैसे फेस किया कैसे फेस करना आगे देखते हो। नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते के हैं कि बारे क्या में होता सुना है। इनका कोई बड़ा आयु कहते हैं हाँ जी, कहते हैं इस पर लेके आओ मेरे पास। आयु हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता है चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी Country head application का और country क्या? head नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो, क्या करता है तुम्हारा बाप। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। तो कहता तुम इतने क्यों। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं अभी कुछ चुप होकर ऐसे नीचे करके खड़ा हो यही तो गया। होता है तो कहता मुंह देखा, अभी मैंने मुंह तो किया नहीं था। उसने वो चीख के कहता मुंह देखा, अभी मैंने वो मुंह तो किया था। उसने मुझे दूसरा थप्पड़ एक लगाया। मिनट मैं वहाँ पे बड़ा हम लोग सोचते हैं कि यानी पैसे वाला बंदा बाज जाता है, पैसे वाला वो देख नहीं, उसके नहीं, बाद वो कितना तो- पैसा पूछा है ये फंसा इस वजह से ज्यादा कि इसके पास पैसा पैसा नहीं है। देखो बाकी आपको एक लीगल तरीके से करना
चाहिए ना, हाँ। जो भी केस थे या जो भी थे, हाँ, आप ये कोई उसको तरीका नहीं illegal तरीके तशद्दुद से का करते है। हैं। आप उसको मार रहे हो और गालियां दे रहे हो, ये तो बिल्कुल बड़ी एक ज्यादती है। गलत बात है ये। हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो। मैं भी सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया, मुझे माँ बहन की गालियां दे जा रहा है, मैं अपना मुंह चेक करके खड़ा हुआ तो मेरे थप्पड़ इधर लगता, फिर वो कहता मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता, वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर, मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली, कहता हाथ ऊपर कर, मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। If you're still typing your coding prompts, you're leaving ये performance तो on बड़ा the हैवी table. स्टोरी You've logged your सुनाने लगा cursor है कि over बच्चे 100 को times a day. वीडियो कॉल पे Typing ले in detailed content. ही टॉर्चर कर रहे वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो? वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं, वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डकी भाई। तो वो कहता है कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता है जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, वो जो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम? कहता नहीं। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि बच्चे से गालियां दे। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और बच्चा। थप्पड़ वो मारी जा रहा यानी वो है पीछे। इसकी कम्युनिटी को हिट कर रहे हैं, इसकी वो वीडियो खत्म कॉल पे डिफेम बच्चे करना को दिखा चाह रहा रहे होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और हैं। पाकिस्तान ये में वो तो बड़ी- मैं उनका तो कोई हाल मैं क्या बताऊं यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और किस तरह इससे निकलूं। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले लो, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे वन को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डकी भाई हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। इस टाइम पे इसका अगर कोई यानी देख हर जगह पैसा नहीं चलता, क्या पता इसका कोई हलाली दोस्त होता, कोई सही वफादार होता जो इसके लिए खड़ा होता, लेकिन stand लेता। मुझे जो लगता है दोस्तों ने भी किया होगा काफी। ये जो मुझे इस तरह लग रहा है ना, ये कोई जाती रंजिश है जो हाँ, इससे निकाल ले। देखो वो जो आपके इसके साथ पैसे पे नजर है। एक लीगल तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, उसने आपको अपनी हर चीज दे दी। हाँ, फिर भी आप ठीक उसको है, मार रहे हो, आप वो आपको पैसे लीगल दे तरीके रहा से है। करो ना, जो उसकी सजा बनती है वो उसको दो। तो लेकिन लेकिन ये आप तो कुछ उसको तशद्दुद कर रहे हो, फिर बच्चे उसको के सामने बच्चे से जलील कर रहे हो, वो बच्चे से गाल करवा के गालियां दे रहे हो, डिफेम कर रहे हो, तो ये गलत बात। और उसकी बोलने के तरीके से पता लग रहा है कि वो बंदा सच नहीं, है। बहुत मेरा 23 मिनट का मान लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मुझे तरफ देखा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे मामा की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या ये मुझे बात मारे तो नहीं मैं है, आपको नहीं कुछ है। छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया। कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, क्या पिज़्ज़ा, सही लोकल बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर है, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डकी भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेर हिरासत जब डकी भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डकी भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहा मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम।
बहुत मार रहे हैं। जो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम। अच्छा बात देख के मतलब मैं सोच रहा था कि क्या वो बंदा उसके लिए वो बन गया हो, रास्ता हल मान गया हो, वो उसने भी आगे वो दी बात और एंकर भी उसको अपने उसके लिए यूज कर रहा है, मतलब एज अ कंटेंट एज अ वो, यानी कि वो पाँव पाड़ गया और ये वो, तो ये चीज तो बिल्कुल गलत है, गलत क्योंकि है ना। काफी एंकरों ने या जितने भी या जर्नलिस्ट है ना, तो उन्होंने तो बहुत इस चीज इस का चीज का यूज फायदा किया उठाया अपने टीआरपी चैनल्स के के लिए, लिए। अकाउंट्स के लिए, तो टीआरपी के लिए, तो बाकी जब फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ, फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं। मुझे जितना मर्जी मार, मैंने किसी को नहीं बताना। वही ना उसके साथ पड़ रहा मुझे और आपने वापस बात कर दिया। किसने मारा था? थप्पड़ वो है कारों ने मारा था। थप्पड़ मैंने डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ने भी मारा। मैं आपको बताता हूँ जी, डकी भी आगे बताएगा कि मुझे चपेट किसने मारी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो खा रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डकी को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं तो थप्पड़ मार के लाया हूँ, आपको थप्पड़ मार के लाया, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही हो, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल होएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ आप क्या क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तो लाखों में है। मैंने कहा 7-8 करोड़। बात तो समझ आ रही है। दूसरी एक चीज और है कि यानी मेरे उसमें था कि जब इसको हुआ था ना कि शायद कोई नहीं तो बाबा ओपी या वो जे प्लेस जो इसके यानी दोस्त है, उनमें से किसी को कुछ ना कुछ कोई बंदा निकालना चाहिए था, कोई लिंक कुछ। नहीं इसका लिंक मामला ही है ना, देखो ना, वो कह रही थी कि लिंक की बात ही नहीं है, उन्होंने इशारा उसको दिया कि ये पैसे मतलब ये डकी के साथ हाँ उसकी बात हो तो यही लाग रहा है आगे नहीं। तो और मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे इसलिए कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं ICCI कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्स करके में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्स करके प्रॉपर उसको फर्म मकबूसी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट देखे, ये बताया कि ये लोग तो बड़े अच्छे हैं कि इन्होंने इससे पैसे लेके और सरकार के खाते में दे दिए, सरकार को दे दिए। बढ़िया बनाता है कि कुछ नहीं है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आईओ मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोलता हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया। कहते हैं कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हो उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। मुझे आगे से ये कहता कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाना शुरू कर दिया क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फाइल होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इस तरह की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया
उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से ज़बरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से ज़बरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू होती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था, जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर करने के बाद उधर ये कैसे बता रहे थे कि हमने तो सरकार को डाला है, ये तो इन्होंने अपने में ट्रस्ट दिया है, ये तो भी आगे पता लगेगा। कोई रीजनिंग नहीं, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आता है हवलदार, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ? मैंने उसको बताया, मैंने कहा IO ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हूं। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में, मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो मुझे बता नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़हन का मवाद अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकल गई। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने वाला। इतनी जोर का थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इतनी सी बात उसने मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे IO के पास ले गया, IO कहता कि तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है? एडिशन साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। आप मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो मैंने ट्रांसफर किया था 3,26,000 USDT, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर IO को पता था, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज IO के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। IO ने सोचा इसने बात आउट कर दी है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि देखो हमने ये पैसे बरामद किए इससे, जबकि वो बरामद की टेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये टेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इससे डील करेंगे, ये इनकी शुरू की टेंशन थी। लेकिन मैंने डिपार्टमेंट बात आउट कर दी, मैंने बात खाली जितना मारना है डिपार्टमेंट बात आउट कर दी, ये लोग बड़ा कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया, जबकि वो बरामदी स्टोरी आधी होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो बंदा अगर इतना ही जालिम था, उसने इतनी ज्यादती किया, तो ये आज बाहर कैसे है? सोचने की बात तो ये है। नील से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ वो तो मैंने डिपार्टमेंट बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा आया था अपने काम से, मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो किसी गांव से आया था, तो मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा क्या है, तेरे पे केस क्या है? मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा? अच्छा वैसे मूवियों की तरह टाल ले तो सब कुछ को देख चुका हूं, मुझे नहीं पता कि इनको मेरे से क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा, सबसे सारे लाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं? अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। ऐसे सारा लाया कहता हाँ किसी अननोन बंदे को तो नहीं बता सकता कि इन्हीं का कोई बंदा चेक कर रहा होगा। हाँ बता रहे और रिमांड हो बेचारे का आगे मार खा गया। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा मेरे से मिलके। वो अपने काम में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बाहर से मेरी फैमिली को बुला लिया और रूब और मेरी अम्मा
उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवाला से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेख साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया? तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई, उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं, FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR इसी में बड़ी जगह है, हम आपसे अरूब घबरा गई। मैंने इशारा किया, मैंने कहा बस बिल्कुल चुप हो गया, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूब से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर, उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ, तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा देंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, IO के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। ऑफिसर ने मेरे कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आप बुला रहे हैं, तो बाकी घबराए ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग है, इस तरह का कुछ नहीं है। तो आज मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती है, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें, 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हमें एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हुए थे सबके। सिक्योरिटी के लिए बने वही अगर ऐसे मिसयूज करने लग गए अपनी पावर का, तो आम कौम को तो कुछ भी नहीं होगा। तो कौन हो सकता है जो हमें बचाए? देखो डक्की भाई फिर भी फेमस बंदा है, नोट है, आम बंदे भी होंगे, उनके साथ पता नहीं लगता क्या होगा, तो उनके साथ क्या होगा। ये तो बस ये हाल है। साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ WhatsApp खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। सब क्या करेंगे जब मैं लाल जज के लिस्ट दिखा रहा था, ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे। हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारे बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। देवर शेख वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे। हमने बस वेट किया कि ये कब हमें फायर करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी तो ये इस तरीके से मुझे मेरी फैमिली को ज़हनी अज़ियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं और राइट बस पैसे देते ही रहते हैं। आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें, उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया, आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी होते हैं। इस दौरान IO और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दे और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इन्होंने मेरी USDT भी अपनी जेब में डाली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अरूब का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया, इवन मुनीब जो अंडर 18 है
उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अबू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र मैं भी नहीं पता, आज तक वीडियो में देखा उनकी पेरेंट्स नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। चलो मेरी बात नहीं करता। जैसे ऐसे दिन जब ये बात आई को बताई, भाई आके से कहता कि इन्हां दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सेट नहीं बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने ऐसे दिन मुझे ये बात आके बताई। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने, इवन मेरे एक और दोस्त ने, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ रुपये बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की। आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम टकी की बात नहीं कर रहे। ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख के, मेरे पास 60 रुपए नहीं है। सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गरम पानी। वो स्टोरी चेंज हो गया, चेंज हो हाथ जोड़ के रंग उनके उड़े हुए थे, कहा के साथ जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं। जब हमने इनको ये सारी कहानी बताई है, मेरे एक मामू ने पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं। ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका था। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि इट वाज नेवर अबाउट द केस, इट वाज ऑलवेज अबाउट द मनी। मेरी फैमिली को अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दिए इस सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक दे, जिसकी वजह से और उस पे मेरी फैमिली को 5 दिन लिए मेरे से बात करने के लिए वो चले। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था, इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा अपने यहाँ करता है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई ऑफिस आता है, लेकिन इस बार मेरे से मिल जाता है। मेरे से पूछता है कि कितने तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मैंने पूछा क्या इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। मेरे सारे मोबाइल इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हुए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा डिमांड करते हैं। कहता अच्छा तो इन्होंने पैसों की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरे से डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा उसको सारे तरीके पता था कि किस तरह डिमांड कर रहे थे। कहता यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उसने मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा, कहता कि देख ले अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो चला टोटल रिमांड हो चुका। आप लोग ये बताना चाहूँगा कि एनसीसीआई की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट में इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद बोल दिया कि रिमांड ले लें। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीआई ऑफिसर ने मुझे जेल भेजने के लिए मेरी फैमिली से मैंने दोस्तों के साथ किया ये आई मतलब कि हम अपने रिमांड से अपने हाथ से छोड़ के इसको जेल भेज देंगे, यानी कम से कम उसकी जो रोज सर्विस होती है वो नहीं है जेल में, वो फिर भी जिंदगी आजियत की गुजारेगा। कि मैंने बात की किस चीज का कहना कि बाकी बेल वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक सही में जो डकी रिलेटेड है।
पैसा भी है आज मैं हर चीज पे। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको वो 4 पर्चे देंगे, 400 देंगे, मैंने अब 1 टका नहीं देना इनको। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। यही कहेंगे कि जी अब हम डक्की भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया बड़ा समझदारी वाली चीज़ है, वरना कोई और तक उठा के दे खाली हो जाता है। पैसे और वो छोड़ते फिर भी नहीं, वो जड़ों में मार देते हैं। ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आपने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अबू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर दिया, उनको एनसीसीआई के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी, मैंने अपनी माँ को मना किया कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है, हमारे घर में खाने का पता लग गया, उनकी सर्जरी के हमने हमारे पास पैसे नहीं थे। वो Now I use Whisperflow. I just think out loud भाई and की it creates स्टोरी तो full इंटरेस्टिंग textual और गहरी text होती on any है। Apple website. Whisperflow understood what जो पैसे आने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं, मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी, मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिए। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे एफआई के पास सभी बिल्कुल चुप रहते हैं। उसके बाद जेल चला हम कहते थे कि बोलता है नहीं, क्या हुआ इस बोलने यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि वो अगर बोलेगा तो उसको और मार दो। आज जो है बात भी नहीं करने दे रहे, लेकिन डक्की भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। बिल्कुल भी बात तो नहीं कर सकते डक्की भाई, इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है तो एनसीसीआई एहलकारों की जानिब से जो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डक्की भाई कुछ कहना चाहेंगे? डक्की भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मोड़ आ जाता है जिंदगी के, बंदा अपने लिए आवाज भी उठा नहीं सकता और बात बेवजह से जो बर्दाश्त कर ताउन किया उसके बावजूद क्यों नहीं कहा? लोग सारे ये मेरी गिरफ्तारी के 23वें हाँ। दिन जब मैं जज साहब हाँ, ने पेश काफी किया लोगों फाइनली ने मेरी ये बात की, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि मतलब इसको अभी लेकिन स्टोरी सुन के असलियत पता लग रही है कि पता लग रहा, तो हम तो वही सोच रहे कि वो बड़े अच्छे ऑफिसर है क्या ये किया और आप ये बोल रहे हैं जो इन्होंने किया, लेकिन उसके पीछे जो देखा था क्योंकि कल तो ये चीज हमारे पे भी आ सकती है। और ऐसे क्या करेंगे, ये तो फिर भी और ये बात है कि जिस टाइम इसको किया था तो लोगों ने ये बात उठाई थी कि यार सिर्फ इसने अकेले ने तो नहीं किया, कितने लोग हैं जिन्होंने एक्स को प्रमोट किया, PSL के मैचेस होते हैं उनके बीच में होता है, तो वो लोग मकसद ये था कि भाई ये पैसे वाला बंदा है, सादा बंदा है, इसको घेरो, इससे निकालो। नहीं है हाँ, इससे हम पैसे निकाल जुडिशियल का मतलब ये है कि अब मैं जेल चला जाऊं। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार एनसीसीए ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल में जोड़ा जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीए ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था, उसने मेरी तरफ देख के कहा डक्की तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा ये फरूक भाई जैसे चुप बैठे हुए छाट को पार वही ना देखो हमें वीडियो देखने से पहले कोई स्टोरी है तो बता दो भाई पाकिस्तान बस पावर से भी भाई की बस जा इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हाई अफसर को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो उनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं, तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमें दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह
कि तेरा एक दोस्त मिलने आया, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की। मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहाँ से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बैठाया और मुझे फाइनली डकी भाई को जो है तकरीबन 22 रोज जब मुझे जिस्मानी इससे रिमांड के पहले बाद अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज डकी भाई को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डकी भाई को जो है वो जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब गुमान भी नहीं सोचा होना कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ, सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं वो, आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके आपकी जुबान निकाल के चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की जुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज आप ऐसा समझोगे कि 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज होगा उसका, या फिर एक किंग साइज मैट्रेस अगर एक अंदर पड़ा हो तो वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। ये जेल की सेल का साइज होता है। कॉर्नर पे जो है वॉशरूम लगा होता है, जो कॉर्नर नहीं होता, उसके आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हो तो बाहर से देखने वाला बंदा आपको नंगा देखेगा, लेकिन अगर आप वॉशरूम करने के लिए बैठे हो तो आपके चेस्ट से ऊपर ऊपर जो है आप विजिबल होगे, नीचे आप कवर्ड होगे। इस हद तक बस दीवार होती है वहाँ पे। उसी के ऊपर जो है वो एक टूटी लगी होती है पानी की। मैं जब अपने सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे सेल में लाते ही लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ पे आके हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, परेशान रहता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ऊंचा पंखा लगा होता है जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी खुदकुशी नहीं कर सकता। अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। खैर मैं दीवार के साथ लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और सोचता रहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कोई 15-20 मिनट के अंदर एक इंचार्ज जो है वहाँ से गुजर रहा होता है। उसको बात करता हूँ कि सर वो मेरी बात सुनते हैं। हाँ जी, मैं उनको कहता हूँ कि सर वो सामने 1.5 लीटर की बोतल पड़ी है, वो गाड़ी मुझे पकड़ा दें। मुझे बोतल पकड़ा देता है। वॉशरूम से मैं वो 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, उसका कैप बंद करता हूँ। सितंबर का टाइम होता है, शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनी कमीज़ उतारता हूँ, बॉटल को अपनी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे उसको मैं लपेटता हूँ, अपने सर के नीचे रख के मैं लेट जाता हूँ। 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। जेल के एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं फिर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। 3 दिन मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है, वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है सादुर मान के रही। मैं अपना हाथ कर रखता हूँ कि जी सर, मैं कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। खैर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया, और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा, मेरी माँ रूप यानी अभी भी उसका कोई उसका दोस्त या कोई मेन बंदा उससे नहीं मिल रहा है, फैमिली और ज़्यादा वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता, उनको गले नहीं लग सकता, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने जिंदगी में पाकिस्तान की जेलें भी इतनी तरक्की कर गई है तो वो तो यहाँ के इसमें भी वो मूवी वाला शीशे वाला सिस्टम आ गया। यार वो जो मूवीज में चली है, बाकी दूसरा तो वो जाली इससे के मतलब अलग हो। हाँ, ये थोड़ी क्लास है ली। बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से रूफ फोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फोन उठाता हूँ, और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि शादी क्या हो गया ये सब। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया अरुण को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करो। ज़िया अरुण से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता है यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा यार देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और मैंने कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो
हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया। मैंने कहा कि देखो ज़रा इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला बेचने की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुके हैं। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया। मामा भी रो पड़ी, गपशप हो रही थी। साथ उन्होंने कहा था कि जो आपका दोस्त है कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब एक भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दिया है उसकी मुझे डिटेल दे बस। खैर 15-20 मिनट होते ही हैं वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे बड़ी लग रही है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वहाँ का एक इंचार्ज मुझे मेरे सेल में वापस छोड़ देता है। मैं वापस उसी जगह पे आया था। वक्त के साथ साथ जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी तक है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता सादुरमान के रहे। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आज तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर से कॉल उठाई, कहता कैसा है डक्की? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था? मैं उनसे मिलने गया तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा था उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया हमको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया? अंदर बैठ के घर वालों को नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर ले जाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ा मजा आया। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूँ, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा रहता है। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताया कि तू तगड़ा है। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ से रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे लगी किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ में उनको ये बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना मैं उसी दायरे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माय टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली के साथ कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, कह कि बड़ा मजा आ रहा है, जो बुरा था वो चला गया। तो पता लगेगा मैंने उसको बोला कि सर जो एडिशनल बुरा था मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा, तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो जो किसी ने हमको गुमान में नहीं सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डक्की को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल चाइल्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया है। वो तैयारी है NCCI अच्छा की मेरे कैंसिल करवा डक्की भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के एहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद अच्छा यहाँ से अंदाजा लगा जब ये न्यूज़ हमने भी देखी ना और लोगों ने तो भी सोच रहे थे कि वो जो ठीक बंदा है, जिस बंदे ने इसको पकड़ा डक्की को और आगे पॉडकास्ट दे रहा है कि भाई ये इसने ये किया, ये मेरे मुल्क के बच्चों का खराब कर रहा है, ये कर रहा है, अब उसका देखो उसका क्या हाल है और उसकी असलियत क्या है, उसकी क्या और लोग सारे इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बड़ी मैं इसने बड़ा कुछ कर दिया, बच्चों को खराब होने से बचा लिया। असलियत देखो वो उसने ब्लैकमेल कर रहा था। भाईजान 2-3 यूट्यूबर और भी हैं ऐसे वीडियो देगा तो ना कि 2-3 यूट्यूबर और भी है, उनके नाम नहीं बताएंगे, उनको भी पकड़ेंगे और उसका भी अपना हाल देखो, करोड़ों रुपया इस बंदे से मारा है। सारा चक्कर ही पैसों का। हमारी जो ऑफिसर है वही इस तरह तो। और लेकिन एक और चीज भी देखो कि अब जैसे एक उसकी वजह से पूरा वो NCCI है जो भी दायरा वो बदनाम हो रहा था, लेकिन वो गंदा कीड़ा खुद था, ठीक है। अब जो MI है वो भी देखो हमारे जा रहा है, वो भी हमारे लिए देखो उसका एक बंदा फरिश्ता बन के इसके लिए आ गया, तो यानी बंदे बुरे लोग, लेकिन इस बंदे पे हमें तो बड़ी हैरानी हुई है कि यार इस तरह के
जो बंदे लीड कर रहे हैं वही पैसे मार रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं। बंदा देखा था, बंदा देखेगा भाई, बंदा बहुत शरीफ है। वो मसले नहीं है जो मैंने अपने बहनों को गाना नहीं सोचा। मैं जब 23 दिन बीमार में था, मैं इतना मायूस हो गया, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने। मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गिनों में फंसे हैं। या अल्लाह मुझे ये भी अच्छी बात है कि मैं इतना पैसा आने के बाद भी मैं वो वाली मैं औलाद में एक कंधे से कंधे में बैठ के मैं भीख मांग रहा कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊं? NCCI के अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डक्की भाई की अहलिया अरूप जदोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डक्की भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला NCCI के अफसरान का जिस्मानी ये चिंता जब हम कह रहे थे कि ने वो केस करवा दिया, बैटिंग ऐप्स को रोकने वाले ही बैटिंग बिग ब्रदर का करें। हाँ, और अभी क्या पता है, हम कह रहे हैं कि फारूक भाई बिग ब्रदर निकल है, पता नहीं है। बोला करने अल्लाह के सहारा आता कि मैं देख सही मेरे को अल्लाह ने सुन के ना अल्लाह ने सुन देख ये सब अल्लाह के आगे नब्बे लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। वो लोग जिनके कंधों पे निजाम की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वही खुद इस निजाम में नकब लगाए। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाब दे हैं। 7 अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इसमें NCCI के एडिशनल डायरेक्टर का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। आरोप जताई इस बात पर डट गई है कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेगी। जिन ऑफिसर्स ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गिरा मेरे नाम पे मुझे फिर भी मारते गए, जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उनसे मां बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन उन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली, ये किया गया है, ये बड़ी तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तरफ सुन ली थी। जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम NCCI ऑफिस में मिला, उसने मेरे से पूछा था कि तेरे केस क्या है। इसमें FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जाग गया था, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊं तो मैं हार मानी थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी, अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम मैंने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहते हैं कि वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक था जो उधर पॉडकास्टर दे रहा था हर जगह अपने शशके, और एक जिसने सब कुछ किया वो सामने भी नहीं आया। वो ना कोई पॉडकास्ट देख जो मैं जिनसे वाले बंदे थे ना, वो अपने शराब और हमने आज के मुंह से हमें पता लगा, ये इसके बिग ब्रदर है ना,
इस कंट्री अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, खुश हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ NCCIA ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करें उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए, और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने लोगों को, तो कहते हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, जस्ट वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को उन पे फख्र है, और मेरी सिंपैथी हर फैमिली के साथ है जो कभी इन करप्ट NCCIA ऑफिसर के थ्रू अफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है। एक और चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे एक्चुअली वकील कौन है, तो मेरा केस जो है वो बैरिस्टर अमृत शेख देखनी है और एडवोकेट उस्मान लतीफ़ जो मेरा केस आगे परसू कर रहे हैं। लेकिन मैंने सबकी वीडियो देखी है, जितने वकील हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सबके टिकटॉक वीडियो देखी है। मैं दिल से उन तमाम एडवोकेट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इस पूरे 100 दिन के अंदर जो मेन सवाल लोगों का था वो ये था कि यार डक्की भाई आप तो इस मामले से फारिग होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जहाँ 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा, तो ये तो मेरी सेल्फिशनेस है कि जहाँ 8 साल इस मुल्क ने आपने मुझे मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया, पाकिस्तान में ही मैं रहूँगा। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आपके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती थी, उनका क्या काम है? उन्हीं को तो आपको ध्यान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम उससे वहाँ पे इसलिए आती है कि मुझे कुछ 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की जन्नत देखने को मिले, मैं बस देख लूँ कि यार मेरा बेटा ठीक है। यार मतलब ये डर होता है कि यार हम भी ना किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, और वो मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है, और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे बुरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं इस साथ को भी नहीं भूलूंगा। ज़िया अपने सारे काम छोड़ के, अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के, अपनी हाई स्टडी छोड़ के, अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के मेरे साथ खड़ा, मेरे साथ एफर्ट उसने मैं अब्बा जी हार्ट पेशेंट, मैंने मना किया कि आपने बाहर नहीं निकलना, उनके बैंक अकाउंट मेरे लिए डेली मैसेज भेजते हैं अम्मा के थ्रू, ये वाला से 2 साल साथ है, आपने घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ ये रियलाइज किया कि आपकी फैमिली के अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस दुनिया में। तो ये वीडियो 40-50 मिनट की नहीं है, वीडियो कुछ 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कुछ खत्म हो गया, दिस इज द एंड, डक्की भाई इज नो मोर, ही इज फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, अच्छा कहते हैं डक्की भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मुबारक। दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि maybe this is not the end. Maybe this is start of something else. I want to appreciate every single one of you. मैं अपनी ज़िंदगी में भूलूंगा आप लोगों का एहसान। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो 4-5 घंटे की रहेगी, और साथ में हम भी 2 में जब डक्की को पकड़ा था ना, तो 2 महीने बाद हम भी भूल गए यार कि अब नहीं आता, मुश्किल है जिसके साथ हो गया, लोगों के ध्यान से निकल गया था ना। और लेकिन यार देखो अल्लाह पाक जिसकी इज्जत है। अच्छा अब सोचने की यहाँ सबसे बड़ी मेन बात पता है क्या है कि एक बंदे पे कैसी गुजरी है, ठीक है अब तुम सब लोगों के सामने है, वो बंदा उसके बाद भी अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। ये एक तो इस बात पे इसको सलूट है सच्चे दिल से, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये मम्मी डैडी था, यानी इसने शक्तियां नहीं देखी थी। अभी क्या पता इसके साथ अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में कुछ भी बुरा हो सकता है, ये उस चीज को सोच के भाग सकता है, लेकिन ये नहीं भाग रहा। और एक तरफ रजब आटा है, वो पहले ही गया, वो उसके काम में ठीक नहीं है, उसका काम भी ठीक नहीं है। बिग ब्रदर आप तो इसमें रिएक्ट नहीं करना चाह रहे थे, आप लव यू गाने सारी गेम खेली है ना, वो बिग ब्रदर ने खेली है, जिसमें जब डक्की ने कहा भी था कि यार मैं अल्लाह से कह रहा था कि अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुन रहा,
ये देखो रास्ता अल्लाह के सामने रखा है। जब बिग ब्रदर इस डकी भाई से मिले हैं ना तो अल्लाह ने उसी टाइम रास्ता अल्लाह ने उसने रास्ता खोला है। तो इस हिसाब से सबको अल्लाह सबक यही मिलता है कि भाई जब मुश्किल में हो, किसी दोस्त, किसी यार लिंक पैसे ज्यादा किसी चीज का ना सोचो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का हाँ सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखो, अल्लाह आपको खुद रास्ते में लाएगा। दूसरी ये भी चीज, अब जिस तरह डकी भी कुछ गलतियां थी, जिस तरह हाँ, चूहे के ऐप को वो उसको बाद में समझ आई, ऐसी चीजों से हमें भी दूर रहना चाहिए। अब लोगों को समझ भी आ गई कि और आगे इन फ्यूचर हम भी वीडियोस बनाते तो हमें इन सब चीजों को नजर में रख के चलना चाहिए कि कल को हमारे पे ये आ गई तो हमारे क्या, हमारे पास इतने पैसे ना हमारे पास वो बिग ब्रदर है, हमारे पास ये एक बिग ब्रदर है, देखो जरा। बाकी बस फॉलो करो हमें भी और डक्की भाई को भी और फॉलो करो। हाँ, और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करें, इंशाल्लाह ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।